हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म कर लिया पहले, फिर हमने एक चैप्टर फिज़िक्स का ख़त्म कर लिया और आज से हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं, 9th क्लास की जो बायो है उसके बारे में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। इसमें चैप्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे? एक तो होगा चैप्टर नंबर 5, फिर एक आएगा हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ये 3 चैप्टर तो हमारे हैं ही। इसके अलावा एक चैप्टर आएगा हमारा 13, एक आएगा 14 और एक आएगा 15। तो टोटल 6 चैप्टर्स हमारे बायोलॉजी के हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बायो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, समझने वाली होती है। यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करने, जस्ट मैं बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा, आप उनको समझते जाएं अच्छी तरीके से। और जहाँ जहाँ इमेजेस की या ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम उनका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था, पहले हम शुरुआत से लेकर चलते हैं इसको। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। उन्होंने क्या करा, ऐसे उनका एक माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया हुआ था और उस माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे थे, एक दिन वो कॉर्क को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? कॉर्क को। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है जैसे वो होता है ना बार्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की जो छाल होती है, तो उसका जो वो पार्ट जो होता है जो निकालते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? कॉर्क। एक तरह का डेड टिश्यू होता है ये। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटन का टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है। ठीक है, तो पेड़ की छाल से उन्होंने एक टुकड़ा निकाला और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने रखकर देखा ना, अच्छा इनका जो माइक्रोस्कोप था, इनका ये खुद का डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, मतलब सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था और प्रिमिटिव, बहुत पुराना था। ये जो घटना थी ये थी कब? 1665 की, 1665 की। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जब माइक्रोस्कोप में से इस बार्क को देखा तो वो स्ट्रक्चर इन्हें कुछ इस तरह की दिखाई दी। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखा कि उनको दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दी ना, ये मैच कर रही थी किसके जैसे? ऐसी स्ट्रक्चर बताओ किसकी होती है? हनीकॉम्ब की। हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता जो होता है। ठीक है ना, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उनको कुछ दिखाई दी। उन्होंने ये महसूस करा कि भाई ये क्या है, एक छोटे छोटे कमरों जैसे हैं। ये कैसे हैं? छोटे छोटे, कुछ ऐसा लग रहा है कि रूम्स हैं ये। ठीक है, लिटिल रूम इनको बोला और बाद में इन्हीं लिटिल रूम को उन्होंने बोल दिया सेल, क्योंकि सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम। क्योंकि लिटिल रूम जैसे लग रहे थे इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? सेल बोल दिया गया। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और ये एक तरह से समझ लेंगे कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी। वो तो बस ऐसे ही भाई बैठा हुआ था, एक दिन टाइम पास कर रहा था, रॉबर्ट हुक जो था, तो एकदम से क्या होगा, उसे पता चल गया हाँ भी सेल होता है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से कॉर्क में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखी, जिनको क्या बोला गया? सेल। ठीक है, और सेल की डिस्कवरी इस तरह से हो गई। अच्छा, ये जो उसने सेल की डिस्कवरी की थी ना, उस समय तो ये बोला गया कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि सेल उस समय जो डिस्कवर हुई थी ये अपने आप में एक बहुत आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था, एक बहुत बड़ा ये पॉइंट था, बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी। क्योंकि सेल जब डिस्कवर हुई उसी के बाद ही हम थोड़ा आगे चल पाए, हम टिश्यूज़ पर आए, हम ऑर्गन्स पर आ पाए, हमें और बाकी हमें बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता चल पाया। ठीक है, अच्छा ये सेल के बारे में हमने बात कर ली है, समझ में भी आ गया किसने डिस्कवर करी, कैसे डिस्कवर करी। अब सेल होती क्या है, पहले तो हमें यही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझेंगे सेल क्या होती है। पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान से समझेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स। ठीक है, सेल्स एक्चुअली में क्या होती हैं? फंडामेंटल,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कैसे समझते हैं अब इसको? ठीक है, देखो भी क्या होता है, जिस तरह से एक कोई बड़ी सी एक वॉल होती है, ठीक है, मान लो कोई बड़ी सी एक क्या है, ये दीवार है या कोई क्या है कि बिल्डिंग है सपोज करो, ठीक। अब ये जो बिल्डिंग है पूरी ये बनी हुई है, मेरे को एक बात बताओ, ये बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई है? आप कहने लग जाओगे कि पत्थर से, सीमेंट से, रेत से, वो सब तो यही हमें पता है। मेन रिपीटिंग पार्ट इसके अंदर क्या है? आप बोलेंगे इसमें रिपीटिंग पार्ट क्या होते हैं? ब्रिक्स मीन्स ईंटें। बहुत सारी ईंटें जो होंगी इसमें लगी हुई होंगी, वही तो रिपीटिंग पार्ट है ना, वही रिपीट हो रहा होगा बार बार। तो इस तरह से करके ये हमारी क्या होती है, बिल्डिंग पूरी बनती है। तो पूरी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है, वो कौन सी है? हमारी ब्रिक्स। इसी तरह से जो हमारी पूरी बॉडी होती है, पता है हमारी बॉडी में भी करोड़ों से भी ज्यादा संख्या में बहुत क्या होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में, हर एक जगह पर क्या प्रेजेंट होंगी? सेल। इवन अगर आप अपनी जो स्किन है, जरा से स्किन भी अगर आप निकाल के अगर ऐसे देखेंगे, उसमें भी आपको करोड़ों सेल्स मिलेंगी, समझ रहे हो? एक बूंद ब्लड भी अगर हम अपना देखेंगे, उसके अंदर भी हमको करोड़ों सेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्किन जरा से यहाँ से अगर कट कर लें, अभी हम देखेंगे, अगर जरा से भी स्किन यहाँ से हमने कट कर ली, उसमें भी हम क्या देखेंगे? हमें सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यानी कि ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हमारी स्ट्रक्चर इससे मिलकर बनी हुई है। फंडामेंटल का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक, सबसे इनिशियल लेवल का जो हमारी बॉडी में पार्ट होता है। पता है आप लोगों को ये वाली बात कि हमारा जब जन्म होता है, जन्म होने से बिल्कुल पहले की भी अगर हम बात करें, हम भी बिल्कुल एक सिंगल सेल होते हैं, हम ज़ाइगोट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसको 10th क्लास में, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं उससे एक ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट भी एक सेल होता है, फिर वो एक सेल आगे जाकर डिवाइड होती है लगातार, और डिवाइड होते 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 9 मंथ्स बाद एक बच्चे का जन्म होता है, और तब उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है ना, यानी हम ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ से? हम भी एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से, समझ गए? और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। पता है हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? सेल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। बहुत सारे काम हमारी बॉडी में, या ये हम कह सकते हैं सारे ही काम हमारी बॉडी में किसकी वजह से होते हैं? सेल्स की वजह से। अब जैसे हमारे ब्लड में आप इतना जानते होंगे, एक रेड ब्लड सेल्स होती है, तो आरबीसी जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती रहती है, घूमती रहती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती है। ठीक है, डाइजेस्टेड जो फैट होता है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है, वो उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। मतलब हर एक सेल का अपने आप में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई काम होता ही है। तो सेल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? एसेंशियल होती हैं। तो एक डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे आप पूरी, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। कब करी थी उसने? 1665 में। कैसे डिस्कवर करी थी? अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से उसने क्या करा? कॉर्क को देखा, तो उसमें बहुत सारे उसको क्या दिखाई दी? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई उसको दी। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ ली यहां तक। अब इसके बाद क्या, हम यहाँ पर, मैंने भी आपको बताया कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेल्स होती हैं। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। इवन बैक्टीरिया तो खुद एक क्या होती है? एक सेल होती है। ठीक है ना। तो अब इनके अंदर अगर हमें सेल्स देखनी हो तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेल्स देख रहे हैं किसके अंदर? एक ऑनियन के अंदर, एक प्याज के अंदर। ठीक है, ऑनियन पील वाला एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप इसको बस थियोरेटिकल पार्ट इसका यहाँ पर देखेंगे। प्रैक्टिकल जो पार्ट है आप इसका जब क्लासेस में आएंगे तब आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, या जब आप स्कूल में जाओगे तब आपको दिखाया जाएगा इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, एक ऑनियन लेना है, मतलब एक प्याज आपने लेना है। प्याज का छिलका आपने उतार देना है। उतार दिया, उतारने के बाद छिलका जब आप उतार लोगे, कुछ इतना सा एक, मतलब ऐसा उसका
पील, एक छिलका उसका आ जाएगा। ये आपने क्या करना है, एक पतले से चाकू की मदद से या एक फोरसेप्स होता है, चिमटी होती है, उसकी मदद से आप क्या देखेंगे, एक ऐसे पतली सी पन्नी सी निकलती है ना, ठीक है। प्याज में अगर आपको नहीं पता तो आज ही करके देख, ऐसे अगर उसमें से निकालेंगे ना, एक पतली सी व्हाइट से कलर की एक पन्नी निकलती है, उसी को हम बोलते हैं ऑनियन पील। क्या बोलेंगे उसको? ऑनियन पील कह देंगे, ठीक है। अब आपने वो लेनी है ऑनियन पील, और उसको आपने क्या कर देना है, एक सॉल्यूशन लेना है ग्लिसरीन, उसमें आपने उसको डाल देना है, ठीक है। इसलिए डालना है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक अपने स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड आपने लेनी है, और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आप क्या करेंगे, ये जो आपने ऑनियन पील जो रखी थी, इसको आपने बहुत सावधानी से ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। रखते समय ध्यान रखें कि वो ऑनियन पील फोल्ड ना हो जाए या कोई भी एयर बबल उसके बीच में ना आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 से 3 बूंदे आपने आयोडीन की डाल देनी है। किसकी सॉल्यूशन की डाल देनी है आपने? आयोडीन सॉल्यूशन या सेफरिन सॉल्यूशन आपने डाल देना है। वो क्यों डालते हैं, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो हम इसलिए डालते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, कुछ कलर आ जाए, ठीक है। कलरफुल जब वो हो जाएगा तो हमें इजीली दिखाई दे पाएगा, ठीक है। कलर अब उसमें डाल दिया आपने थोड़ा सा। एक छोटी सी होती है कवर स्लिप, बहुत पतली सी होती है, उसको आपने इसके ऊपर रख देना है, कांच की होती है वो, ठीक। रख दिया, कवर कर दिया। अब इस स्लाइड को आपने क्या कर देना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख देना है। माइक्रोस्कोप कई सारे बच्चों ने स्कूल्स में देखा होगा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में रखने के बाद आपने उसको क्या करना, माइक्रोस्कोप से देखना है, पावर उसकी एडजस्ट करनी है। जब एडजस्ट कर देंगे हम पावर उसकी, तो थोड़ी देर बाद हमें क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगे? कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? हम सेल्स कह देंगे। तो ये हमें ऑनियन में बहुत सारी ये सेल्स दिखाई देंगी। समझ रहे हो बात है वाली? इन सेल्स में सेंटर में हमें एक पार्ट दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, जो डार्कली स्टेन्ड होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा विजिबल होगा, हमें दिखाई दे रहा होगा कि हाँ भाई ये भी एक पार्ट है, कुछ डार्क कलर का दिखाई दे रहा होगा। वो होता क्या है, हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है वो? न्यूक्लियस। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ऑनियन पील में हमने क्या कर दिया, सेल देख ली। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, और आपने मुझे अभी कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताना है, ठीक है। सवाल ये है, और बता देना ज़रूर, बताते नहीं हो आप लोग, मुश्किल से 2 या 4 बच्चों के ही जवाब मुझे आ पाते हैं। मीन्स या तो ये बात है कि सिर्फ 2 या 4 बच्चे ही अच्छे से समझ पाते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, ठीक है। बाकी बच्चे बस ऐसे ही है, उनको हो सकता है समझ में ना आता हो। अगर ऐसा है कि आपको समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी, तो मुझे बताएं, मैं फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा। या अगर ऐसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो अगर बहुत अच्छे से समझ में आता है तो उसको बताएं ज़रूर, ठीक है ना, ये ज़रूरी होता है। चलो, क्वेश्चन ये था मेरा कि आपने क्या करा, एक छोटा प्याज लिया, एक बड़ा प्याज लिया। छोटे प्याज का भी आपने एक्सपेरिमेंट करा, ऑनियन पील वाला, उसकी सेल्स को देखा। बड़े प्याज की भी आपने क्या करा, ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट करके सेल्स को देखा। मुझे आप ये बताएं कि कौन से ऑनियन में सेल का साइज बड़ा होगा। बड़े प्याज में सेल का साइज बड़ा होगा या छोटे प्याज में सेल का साइज बड़ा होगा? तो ये आपने मुझे जवाब देना है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कौन बच्चा जवाब दे पाएगा? पहला जवाब किसका आएगा, देखते हैं। चलो, तो ऑनियन पील में हमने देख लिया। पता है, इसी तरीके से हम एक देखते हैं ह्यूमन चीक सेल। हम ह्यूमन चीक सेल के बारे में भी बात करते हैं। ह्यूमन चीक सेल क्या होता है? हमारे जो गाल होते हैं ना, ये वाले, इनके अंदर भी क्या होती है, सेल्स। वो तो ऑब्वियस सी बात है, सभी के अंदर हो गया, लेकिन इनकी सेल्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक गंदा सा काम करना है आपने, ठीक है। क्या गंदा काम करना है आपने? एक वो लेना है, आइसक्रीम स्टिक लेनी है, ठीक है। आइसक्रीम की डंडी होती है ना, आपने वो ले लेनी है, ले ली।
उस आइसक्रीम के डंडे को लेकर आपने क्या करना है, अपना मुंह खोलना है। मुंह इस तरह से आपने खोल दिया अपना, ठीक है, और मुंह खोलकर आपने क्या करना है, यहां पर गाल के अंदर की तरफ आपने आइसक्रीम के डंडे को ऐसे लगाना है और अंदर की यहाँ पर जरा सा खुरचना है अंदर अंदर, तो थोड़ी सी जो खाल है ना वो इस पर आ जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है यहाँ की, और उस खाल में क्या हो जाएंगे, बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी। तो ऑनियन पील इस मतलब इसमें आइसक्रीम के डंडे में हमारी क्या होगी, सेल्स आ गई। इस सेल्स को आपने क्या कर देना है, वही ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने रख देना है, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन डालना है आयोडीन का, और फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, कवर स्लिप रख देनी है, जैसा सेम इसमें करा था, और माइक्रोस्कोप में रखकर हम देखेंगे। तो जब हम ऐसा कर देंगे ना तो हमें इसमें भी क्या होगा, बहुत सारी कुछ ऐसे इस तरह की हमें क्या दिखाई देंगी, स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। तो यही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, हमारी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं ये, सेल्स, जिनको हम क्या बोल देंगे, ह्यूमन चीक सेल। इसमें भी एक हमें सिमिलर बात दिखाई दी, मेरे को बताओ उसमें और इसमें क्या सिमिलर बात है। दोनों में सिमिलर बात यह है कि दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसमें भी था और न्यूक्लियस इसमें भी था। समझ गए बात है वाली। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो क्या था कि रॉबर्ट हुक ने जैसे सेल को डिस्कवर कर लिया, ये साल जो है ये याद रखते जाएंगे, ठीक है, अभी और आएंगे क्योंकि। तो देखो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा 1665 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीएवनहुक, या सीधा आप लीएवनहुक ही लिख लेंगे, ठीक है। लीएवनहुक एक साइंटिस्ट आए कब, 1674 में, 1674 में। उन्होंने क्या करा, अब टाइम बढ़ गया, देखो 1665 से 1674 हो गया, तो इम्प्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उनका जो माइक्रोस्कोप था वो ज़्यादा क्या था, इम्प्रूव था। उनका माइक्रोस्कोप क्या था, ज़्यादा इम्प्रूव। तो उन्होंने पता है क्या करा, फर्स्ट लिविंग सेल, मतलब उन्होंने पॉन्ड वाटर में, मतलब पानी की एक बूंद ली और उसमें माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, तो उन्हें क्या है, सबसे पहले हिलती हुई सेल उसके अंदर डिस्कवर हुई। रॉबर्ट हुक ने तो क्या करा था भाई, कॉर्क की सेल को डिस्कवर करा था, जो कैसी होती है, हमारी डेड होती है। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर करी वो किसने करी, लीएवनहुक ने करी, याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया, और कब बताया इन्होंने, 1831 में। 1831 में इन्होंने ये बताया कि सेल के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अभी हमने देखा था ना, प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजी को बताते चले गए। एक और आए थे जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था, पुरकिंजे ने बताया था भी सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट भी प्रेजेंट होता है। उस लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म। अब हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों एक ही टर्म है, इंटररिलेटेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उन्होंने डिस्कवर करा। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शील्डन और स्वॉन। क्या नाम था उनका, शील्डन और स्वॉन, ठीक है। उन्होंने क्या करा, एक सेल थ्योरी दी। क्या दी उन्होंने, एक सेल थ्योरी, ठीक। ये शायद कुछ मेरे ख्याल 1838 के अराउंड कुछ है, ये एक बार चेक कर लेना है इसको, 1838 1839 के अराउंड है। तो सेल थ्योरी उन्होंने दी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है भी। चलो दूसरी बात, ऑल सेल्स comes from pre-existing cells। जितने भी सारी सेल्स है ना वो क्या होती है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल पता है क्या होती है, डिवाइड होगी, डिवाइड होकर उसने ये 2 सेल बना दी।
ये भी आगे जाकर डिवाइड होंगे, तो इन्होंने भी क्या कर दिया भाई, 2 सेल बना दी। ये भी आगे डिवाइड हुए तो इन्होंने भी क्या कर दिया, 2 सेल्स बना दी। तो देखो ये जो सेल्स है कहाँ से आई, अपने पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये कहाँ से आई, उससे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये कहाँ से आई, उससे पहले वाली सेल से। यानी ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो हर एक जो सेल है अपनी पहले वाली सेल से वो आई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, सेल थ्योरी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमने पता है क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना अलग अलग तरह के होते हैं। हमने उनको क्या कर दिया, मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल के बने हुए होते हैं, मतलब सिंगल सेल के होते हैं। मतलब जो एक सिंगल सेल है ना वही खुद में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। जो एक सेल है वही क्या है, खुद ऑर्गेनिज्म भी है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। क्या बोल देंगे उनको हम, यूनिसेल्युलर। एक होते हैं जो एक से ज्यादा सेल्स के मिलकर बने हुए होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में यहाँ पर डेफिनेशन या डिफरेंसेस हम इनके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स या मोर देन 1 सेल्स। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिख देंगे। डेफिनेशन यही लिखनी है हमने। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एक और है क्लैमाइडोमोनास, ये आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मल्टीसेल्युलर में कौन कौन आ जाएंगे भाई, सभी एनिमल्स आ गए, प्लांट्स इसके अंदर आ गए, ह्यूमंस इसके अंदर आ गए। ठीक है, और जो भी सारे इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, किसमें, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, तो छोटा सा है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक, अच्छा एक दो कुछ मैं आपको विशेष बात बता दूं। पता है हमारी बॉडी में, आपको ये वाली बात तो पता होगी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। कितने सारी सेल्स होती हैं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इसका अंदाज़ा एक लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आपने क्या करना है, आपकी सपोज करो एक जो ब्लड की जो ड्रॉप है, खून की एक बूंद है, उसको आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे डालना है। ठीक है, आपने नहीं डालना, मैं जस्ट एक इमेजिन करना है इसको आपने। ठीक है, तो आप माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे आपने डाला और फिर माइक्रोस्कोप में रखकर उसमें हम देखेंगे, अब खून की एक छोटी सी बूंद है बिल्कुल, उसमें कितनी सेल्स होंगी, उसमें पता है करोड़ों की संख्या में सेल्स होंगी एक छोटी सी खून की बूंद में। तो सोच कर देख लो, खून की छोटी सी बूंद में इतनी सेल्स होती हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड कितना ज़्यादा होता है, कितनी ज़्यादा सेल्स होंगी हमारी बॉडी में, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, पता है किसी, हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन, जवाब देंगे मुझे भी कमेंट में। ठीक है, कौन बच्चा इसका जवाब दे पाता है। अब तो इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में है, और पता है ये जो सेल्स हैं संख्या में तो है ही करोड़ों में, अरबों में, टाइप भी इनकी अलग अलग होती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, ब्लड में ही आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है। डब्ल्यूबीसी भी क्या होती है, 5 तरह की होती है। डब्ल्यूबीसी का अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। फिर उनको भी हम डिवाइड कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो अलग अलग इनकी टाइप्स होते हैं ये। ठीक है, ये तो ब्लड के बारे में बात बता दी। इसके अलावा आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सारी सेल्स हो गई। अब हमारे हर एक अलग अलग पार्ट में सेल्स होती हैं। ठीक, हमारे स्किन का एक टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं। हमारे बोन में सेल्स होती हैं। हमारे इवन हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और हर एक की टाइप अलग अलग होती है। तो अंदाज़ा लगा लो आप, हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 350 से ज़्यादा प्रकार की क्या हैं, सेल्स हमें मिलती हैं। कितनी, मोर देन 350 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी।
ठीक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। हमारे बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल बताओ, वो होती है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल जो होती है वो होती है हमारी स्पर्म सेल, ठीक है, जो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये हमारे टॉपिक दोनों हो गए हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें यहाँ पर पहले हम यह देखेंगे कि सेल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो देखो, ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एक सिंपल फिगर में बना रहा हूँ, किसकी? एक एनिमल सेल की, ठीक है। तो एनिमल सेल के बारे में हम बात करेंगे। मेनली एनिमल सेल में अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स, ठीक। कैसे? देखो, ये जो पार्ट होता है, आउटर जो कवरिंग होती है, इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंटर में एक पार्ट होता है ये, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। याद रखेंगे, ये न्यूक्लियस जो होता है डार्कली स्टेन्ड होता है ये, ठीक है। लिक्विड पार्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो कोई भी एक जो सेल होती है उसके 3 जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये रहे, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। इसके अलावा सेल के अंदर और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे इनको हम? सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, ठीक है। ये सारे अलग अलग हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। सारे जो भी मैंने नाम लिए हैं सारे हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा 1-2 और एक्स्ट्रा हमने पढ़ने। लाइसोसोम्स हो गया, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ठीक है, अभी हम पहले एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो देखो, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब असली चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक। अभी तक एक तरीके से इंट्रोडक्शन आपका चल रहा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। देखो सुनो, अभी मैंने बात बताई कि आउटर कवरिंग जो होती है सेल की, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये बनाई थी। अब ये जो पता है सेल मेम्ब्रेन है या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये याद रखेंगे, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है ये? सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो, एक तो टर्म होता है परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है? विच अलाउ टू परमिट। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, परमिट करती है उसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये सेलेक्टिवली है। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कुछ ही सब्सटेंस इसके अंदर आ सकते हैं और कुछ ही सब्सटेंस इसमें से क्या हो सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। सेलेक्टेड चीज़ें आ जा सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल टर्म को आप थोड़ा और मैं अगर एक्सप्लेन करूं आपको, जैसे आप समझ लो, वो होता है एक टिश्यू पेपर होता है। आप क्या करो, एक टिश्यू पेपर को खोल के फैला दो, ठीक है, या फोल्ड ही रहने दो उसको। आप उसके ऊपर क्या कर दो, वो ले लो, एक पानी ले लो, और पानी में आप क्या कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वाली जो रेत होती है वो आपने उसके अंदर डाल देनी है, ये मिट्टी आपने उसके अंदर डाल देनी है, और पानी उसमें डालो। आप क्या देखेंगे कि पानी तो सारा निकल गया, लेकिन जो पार्टिकल्स जो है रेत के, वो सारे के मिट्टी के पार्टिकल्स ऊपर रह गए। तो यानी कि ये जो टिश्यू पेपर है ये पानी के लिए तो क्या है? परमिएबल है, उसको परमिट कर रहा है, ये जाने दे रहा है, लेकिन रेत के पार्टिकल को ये नहीं जाने दे रहा। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर पूरे सबको जाने देता तो जस्ट उसको हम परमिएबल कह देते हैं। समझ गए बातें वाली? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
पता है क्या, सेल मेम्ब्रेन के इसी नेचर की वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज या कई सारे जो फिनोमेना है वो हो पाते हैं। यहाँ पर अभी हम ये बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं या उनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो कोई भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक अमीबा है, ये क्या है, कोई भी एक ये अमीबा या कोई भी एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब ये जो यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है ना, अब इसको क्या करना है, जैसे रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन का मतलब आप अभी इतना समझ रहे हैं, ब्रीदिंग, सांस लेनी है इसने, अभी इतना डिटेल में एक्सप्लेन 10th में होगा ये। ठीक, तो बाहर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें एक डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। गैसेस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप, ऑन देयर ओन, इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में है, अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गैस यहाँ से अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जैसी अंदर चली गई, अंदर क्या है, इस बैक्टीरिया ने या अमीबा ने, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या कर रखा होगा, आपका खाना पहले से खा रखा होगा, वो डाइजेस्ट कर रखा होगा। ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ, उस फूड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके उसका कंबशन होगा। क्या होगा? उस फूड का कंबशन, और कंबशन से कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। अब यहाँ पर CO2 गैस इकट्ठी होना शुरू हो गई। ठीक है, कौन सी गैस इकट्ठी होना शुरू हो गई? CO2। अब CO2 की कंसंट्रेशन आप देखेंगे यहाँ अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा में गैस का एक्सचेंज होता रहता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसके इसी नेचर की वजह से ऐसा हो पाता है। समझ में आ गई बात है वाली? तो यानी इनमें गैस का जो एक्सचेंज हो पाता है वो किसकी वजह से हो पाएगा? डिफ्यूज़न। टर्म याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? डिफ्यूज़न कह देते हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक, अब ये जो डिफ्यूज़न है ये हमने पढ़ा कि भाई मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसको तो हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसी तरह से अगर वाटर का भी मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट अगर होगा? वाटर का, तो उसको क्या कहेंगे? ध्यान से समझेंगे। अगर सेम यही चीज़ वाटर के लिए अगर होगी तो उसको हम बोल देंगे ऑस्मोसिस। क्या बोल देंगे इसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी वाटर का मूवमेंट होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे डिफ्यूज़न में जरूरी नहीं है मेम्ब्रेन होना, डिफ्यूज़न तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का होना क्या है? बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। ठीक, यहाँ डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसकी, क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ वाटर, बोलते रहें साथ साथ, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक, थ्रू ए सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं, एक ही, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, अब पता है क्या, यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी, 3 तरह का सॉल्यूशन आएंगे। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक आएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक आ जाएगा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों को बहुत ध्यान से आपने समझना है, क्या क्या होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो देखो समझते हैं, आपने क्या करना है भाई, एक वो लेना है बीकर। ठीक है,
इस बीकर में आपने बिल्कुल डाल देना है प्योर वाटर, सादा पानी, बढ़िया पानी डाल दिया आपने इसके अंदर, प्योर वाटर है ये, ठीक। और इसमें अब आप एक डाल देंगे किशमिश, रेजिन कहते हैं इसको, ठीक है। रेजिन मतलब क्या हो जाएगा, किशमिश आप मान लो, होते हैं ना जो ड्राई फ्रूट होता है वो एक, पता है। इसको डालने के बाद आप क्या करेंगे, 2-3 घंटों बाद आप क्या देखेंगे इसमें कि 2-3 घंटे बाद ये जो किशमिश आपने इसके अंदर डाली है ये फूल जाती है। किशमिश क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये फूल जाएगी। अब किशमिश क्या हो गई, स्वेल हो गई ना। क्यों फूली है, क्योंकि देखो भाई बाहर जो है इतना सारा पानी है, मतलब पानी की हाई कंसंट्रेशन है। पानी क्या है यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन में है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो पानी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू करेगा और वो पानी सारा किशमिश के अंदर चला जाएगा और ये फूल जाएगी। हम यहाँ पर एक किशमिश की जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम एक सेल मेम्ब्रेन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन इसका वैसा ही होता है जैसे सेल का होता है, ठीक है। तो इसको हम एक सेल मान सकते हैं। तो पानी क्योंकि इसके अंदर चला गया, अब सेल क्या हो गई, ये फूल गई। हम बोलेंगे कि सेल बोल दो या रेजिन बोल दो, विल स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि पानी इसके अंदर गया है ना। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोल देंगे इसको, एंडो ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, सेल के बाहर ज़्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी, उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे उसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगी इसमें, द सॉल्यूशन इन विच देयर इज ए हाई वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल अप, ठीक है। या हम इस तरह से बोल देंगे, द सॉल्यूशन इन विच देयर इज a high water concentration outside the cell and in this solution the cell will swell up। सेल क्या हो जाएगी, इसमें फूल जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एंडोस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाला और उस पानी में आपने एक फूली हुई किशमिश डाल दी, या आपने किशमिश डाली, 2-4 घंटे वेट करा, जब फूल गई उसके बाद आपने शुरू करा। ये करने के बाद आपने अब क्या कर देना है, इसमें ऊपर से बहुत सारा सॉल्ट डाल देना है। क्या डाल देना है, सॉल्ट, नमक। या तो सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब अब ये सॉल्टी वाटर हो गया। जैसे ही आप नमक डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो किशमिश है ना, ये क्या हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। किशमिश क्या हो जाएगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। हम कह देंगे कि सेल विल श्रिंक। अब क्योंकि ये सिकुड़ गई है ना, तो हुआ क्या है इसमें कि यहाँ से जो पानी है ना, किशमिश से पानी बाहर निकल गया, और वो सारा पानी बाहर जब निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी। अब हुआ क्यों ऐसा, देखो आपने इसमें जब नमक मिला दिया ना, इसके अंदर जब आपने क्या कर दिया, नमक मिला दिया, तो अब ये प्योर वाटर नहीं बचा। प्योर वाटर कहाँ पर है ज़्यादा, हमारा सेल के अंदर है। हम पता है भले यहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो, लेकिन वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इसके अंदर ज़्यादा है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। प्योर जो वाटर है ये इसी के अंदर तो ज़्यादा है, यहाँ पर तो प्योर वाटर है ही नहीं, पानी में हमने कुछ मिला दिया है। तो यहाँ पर हमें यही बात याद रखनी है कि प्योर वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा और जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी, हमारी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि पानी बाहर निकलेगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोल देंगे इसको, एक्सोऑस्मोसिस कह देंगे। और ये जो सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के बाहर लो वाटर कंसंट्रेशन होती है और एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल इसमें श्रिंक होगी। तीसरा आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखो हमें कुछ नहीं करना,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपने एक बीकर लेना है, बीकर में पानी डाला, पानी में आपने एक सेल डाल दी जो फूल गई 2-3 घंटे बाद, और इसको ऐसे ही रहने दो। अब 2-3 घंटे बाद क्या देखेंगे, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। एक्चुअली में होता तो है, इसमें भी वाटर यहाँ पे अंदर भी जाता है बाहर भी निकलता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होता रहता है, इसलिए कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोल देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ क्या होते हैं, सेम कंसंट्रेशन होगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पर हमने सॉल्यूशन पढ़ लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और कौन सा पढ़ा हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पर ऑस्मोसिस और ये तीनों सॉल्यूशंस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो हमने पढ़ा है ना, इसका डेली लाइफ में क्या होते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, यूजेस होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न तो हम देख ही चुके हैं, डिफ्यूज़न की वजह से क्या होता है, अमीबा में और कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैस का एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, इसमें भी ऐसा होता है, कई सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनमें जो वाटर जो गेन करते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इवन एक जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आपको पता है ना, वो वाटर एब्जॉर्व करते हैं। भाई हम पानी जो है वो तो रूट्स में डाल देते हैं, अब पानी रूट्स एब्जॉर्व करती है, कौन सा प्रोसेस से करती हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से करती है, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता रहा था, एक बात ध्यान रखना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होगी ये, लिपिड और प्रोटीन्स की, ठीक। लिपिड क्या होते हैं, एक तरह के फैट होते हैं, ठीक। आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसका एक एप्लीकेशन और आप ध्यान रख लेंगे, जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो अमीबा है, ठीक है। पता है अमीबा जो है ना, अपना जो फूड ऑब्टेन कर पाता है वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कर पाता है। मैंने बताया आपको अभी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसी की वजह से अमीबा अपना खाना ले पाता है। कैसे, देखो ध्यान से समझना, ये अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो कहीं ये घूम रहा है, ठीक है, पॉन्ड वाटर में रहता है जनरली, तालाब में। अब घूमते घूमते क्या हो गया, इसके सामने कोई एक फूड पार्टिकल आ गया, मान लो एक बैक्टीरिया आ गया, ये रहा, ठीक है। अब जैसे ही इसके सामने ये बैक्टीरिया आ जाएगा ना, तो अमीबा की मैंने बताया जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो अपने सेल की जो शेप है वो चेंज कर लेगा, चेंज करके 2 ऐसी स्ट्रक्चर निकाल देता है जिनको हम बोल देते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोल देंगे इनको, स्यूडोपोडिया, या फॉल्स फीट कहते हैं इनको, नकली पैर, ठीक है भाई। ऐसा करके ये खाने को अंदर ले लेता है, खाने को अंदर ले लिया, और ये जो खाना है अब एक फूड वैक्यूल में आ जाता है। ये जो, चलो अभी पहले पूरा बता देता हूँ, खाना क्या हो गया, फूड वैक्यूल में आ गया। फूड वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, किसको, बैक्टीरिया को, और अल्टीमेटली अमीबा क्या है, अपना न्यूट्रिशन इस तरीके से ले लेता है। समझ आ गई बात ये वाली आपको, ठीक। ये जो प्रोसेस है, जो फूड इसने लिया है, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंगल्फिंग ऑफ फूड कहते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग ऑफ फूड बाय ए सेल और ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी एक बच्चे को इसमें कोई दिक्कत आएगी या कोई डाउट उसको रहा होगा। और अगर आपको सबको समझ में आ गया है, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है और जो जो बच्चे वीडियो देखेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बताएं मेरे को, ठीक है। जैसे लाइव क्लासेस में हम नाम बताते हैं, इसी तरह से कमेंट सेक्शन में भी अपना नाम जरूर बताएं आप लोग, ठीक। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, अगली क्लास से पहले आप ये पूरा पढ़ लें एनसीईआरटी में से और इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा भी और हम आगे का डिस्कस करेंगे टॉपिक। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।